लोग सम्मिलित हों, प्रदेश के युवाओं को और युवतियों के जीवन में स्वावलंबन का उजाला लाएगा आज का ये दिन। निवेदन है श्रीमान पुलिस महानिदेशक सर से कि माननीय मुख्यमंत्री जी से इस हेतु कृपया निवेदन करने की कृपा करें। सबसे पहले जौनपुर से आए श्री अरविंद कुमार, तालियों से हम लोग इनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। श्री पर्व कुमार बिजनौर से आए हैं, शिवदत्त जी के सुपुत्र हैं। पर्व कुमार नीरज पॉल विश्वनाथ पाल जी के सुपुत्र हैं, लखनऊ से आए हैं। बहुत बहुत तालियों से अभिनंदन कीजिए, ये अवसर इनके जीवन का अविस्मरणीय अवसर है। अभय शुक्ला सुपुत्र विजय शुक्ला, जनपद मुरादाबाद। विकास कुमार शर्मा, सूरज कुमार पांडे, कृष्णदत्त पांडे चित्रकूट से। शिखर सिंह गंगा प्रसाद वर्मा रायबरेली से। अंशिका मिश्रा बाराबंकी से। सैयद शादाब हुसैन लखनऊ से, सुपुत्र नवाब मियां। अनामिका राजवंशी, प्रदीप कुमार राजवंशी, जनपद हरदोई। बहुत बहुत तालियों से इनका वंदन हो। ऐतिहासिक अविस्मरणीय पल। अर्चना कुमारी देवनाथ बलिया से। अवधेश कुमार जगेश्वर प्रसाद के सुपुत्र हैं, लखीमपुर खीरी से। कल्पना जायसवाल जनपद बस्ती, उमाशंकर जायसवाल के सुपुत्री। राहुल शर्मा जगमोहन शर्मा के सुपुत्र हैं, लखनऊ से। कार्तिक सैनी बिजनौर से, सुपुत्र प्रेम शंकर सैनी। और सबसे लास्ट में श्री कोमल सिंह, सुपुत्र अमृत सिंह आगरा से। बहुत बहुत तालियों से इन्हें आशीर्वाद दीजिए, बहुत बहुत तालियों के साथ। मान्यवर हम सभी के परम आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका हर पल हर क्षण प्रदेश के उत्थान और जन कल्याण के लिए समर्पित रहता है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जिनकी हमेशा सजग दृष्टि रही है और त्वरित कार्रवाइयों के जरिए आमजन में निर्भयता और विश्वास का भाव जागृत किया जाता है। आपके लिए हम पूरे आत्मविश्वास से कह सकते हैं, लोकहिताय समर्पितम नेतृत्व तेजस्वी यशस्विनम धर्मे स्थितम कर्मनिष्ठम वंदे जननायक शुभम। लोकहित के लिए समर्पित तेजस्वी यशस्वी और कर्मनिष्ठ जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा नमन, करतल ध्वनि के साथ प्रणाम। आदर और विनम्रता के साथ अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके आशीर्वचन के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर्स ग्रेड ए के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में समारोह में मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी,
अपर मुख्य सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक स्तर के हमारे सभी अधिकारीगण, अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के सभी उपस्थित अधिकारीगण, नवनियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर्स, उनके अभिभावकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की इस भर्ती की प्रक्रिया के साथ जुड़ने और आपके एक सफलतापूर्वक चयन की इस प्रक्रिया के उपरांत नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नत बोर्ड के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को इस पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया को ससमय पूरा करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस आज पूरे देश के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाई है। ये केवल अपनी संख्या बल के आधार पर नहीं, बल्कि सबसे बड़ी आबादी के राज्य होने के साथ ही पिछले 9 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जो उनकी अपेक्षाएं थी, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जिस त्वरित गति से 9 वर्ष के अंदर कार्य किया, आज वह देश के अंदर एक मॉडल पुलिसिंग का उदाहरण बना है और आप सभी लोग उस देश की सबसे बड़ी सिविल पुलिस का पार्ट बन रहे हैं। उसको स्मार्ट पुलिसिंग के रूप में, एक डिजिटल वॉरियर के रूप में आप सबकी बड़ी भूमिका होने जा रही है। इसके लिए आप सभी का मैं अभिनंदन करते हुए आप सबको मैं बधाई भी देता हूं। – 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश, क्योंकि अब 9.25 वर्ष हो चुके हैं, आप में से बहुत सारे लोग उस समय टीनेजर्स रहे होंगे, सभी के सभी लोग थे, क्योंकि आप में से कोई भी 18 वर्ष 28 वर्ष से ऊपर का तो हो नहीं सकता है। भाई खन्ना जी को छोड़ दें तो खन्ना जी की तो उम्र 90 के आसपास होगी, तो उनके लिए ये सब चीजें अलग हैं। लेकिन आपकी उम्र आज से 10 वर्ष पहले 17-18 वर्ष की रही होगी, 10 वर्ष से लेकर के 17-18 वर्ष के बीच की रही होगी। स्वाभाविक रूप से सभी लोग अपने मां बाप पर आश्रित रहे होंगे। कोई स्कूल जाता रहा होगा, कोई कॉलेज की तरफ पहली बार देखा होगा, और वो उम्र ऐसी होती है जब व्यक्ति जब मां बाप पर आश्रित रहता है तो बहुत जो है उनको गंभीरता के साथ नहीं लेता है, हर एक घटना को ये मान के चलता है, क्योंकि मां बाप का आश्रय से बढ़कर के कुछ भी नहीं होता, उसके लिए सब कुछ वही है, इसलिए उसको बहुत चिंता नहीं होती है। लेकिन अपने अभिभावक से पूछिए, आज से 10 वर्ष पुराने के समाचार पत्रों की कतरनों को थोड़ा अवलोकन करिए, पत्र पत्रिकाओं के अवलोकन करिए, और उस पीढ़ी को, जिस पीढ़ी ने आपको आगे बढ़ने में मदद की है, अपने गुरुजनों से, अपने अभिभावकों से पूछिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था, क्या होता था।
पुलिस के बारे में जनता की धारणा क्या थी, प्रदेश के बारे में देश की धारणा क्या थी, प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति कैसे हुआ करती थी। हर दूसरे तीसरे दिन एवरेज एक दंगा होता था यूपी में, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, उत्सव के पहले उपद्रव होने लगते थे। जब पुलिस के अधिकारी ही सुरक्षित नहीं रहते थे, मुरादाबाद में आपने देखा होगा, हमारे डीआईजी स्तर के एक अधिकारी को उपद्रवियों ने घेर करके मारा था। यानी ये मान करके कि वह अब जीवित नहीं बचे, इसलिए वे उपद्रवी छोड़ करके तब चले गए, अन्यथा उनको पता होता कि व्यक्ति जीवित है तो छोड़ते नहीं। जब पुलिस अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है, एक सीट यानी डायरेक्ट आईपीएस अधिकारी जो डीआईजी के रूप में काम कर रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है, जब वो सुरक्षित नहीं था, कैसे अनुमान कर सकते हैं आप कि एक सामान्य नागरिक, एक महिला, एक बेटी, एक बहन, एक व्यापारी ये सुरक्षित रहता? एक कल्पना थी, यूपी के लिए कल्पना थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए लोगों ने इस पर कल्पना करनी भी बंद कर दी थी कि यह कभी हो पाएगा यूपी में। हम लोग लगातार वॉच कर रहे थे, क्योंकि मुरादाबाद की वो घटना मुझे भी याद थी, और हम लोगों ने फिर आने के बाद अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। हम जानते थे कि उस समय बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर वहां पे पड़ रहे थे उन अपराधियों को बचाने के लिए, और अंततः उन सभी अपराधियों को अभी पिछले कुछ दिनों पूर्व सरकार की प्रोसिक्यूशन की विंग के माध्यम से किए गए प्रयासों का परिणाम था, उन सभी को सजा हुई है, और इतनी गंभीर सजा हुई है कि आगे से अपराध करना उनकी कई पीढ़ियां भूल जाएंगी। हमने भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया। भर्ती की प्रक्रिया कोई अनुमान कर सकता है? आज हम 930 कंप्यूटर ऑपरेटर को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा लगभग 35,000 पुलिस आरक्षी के लिए परीक्षा संपन्न हुई है। 28 लाख नौजवान उसके लिए एप्लीकेंट थे। उससे पहले 41,000 होमगार्ड के लिए भी हम लोग परीक्षा आयोजित की। पिछले 9 वर्ष में 2.25 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई है अलग अलग स्टेजेस में, और ये सभी प्रक्रिया पूरी ट्रांसपेरेंसी रही, कोई सिफारिश नहीं, कोई भेदभाव नहीं। कानून का राज स्थापित करने के लिए, सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है शुरुआत यहां से हो, यहां से शुरुआत हो, और फिर ट्रेनिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाना। मुझे याद है 17 में जब सरकार बनी थी, उस समय मैंने पूछा भी पुलिस के कितनी भर्तियां हैं। मुझे बताया गया था कि साहब इतने लाख भर्तियां होनी हैं। वे क्यों नहीं हो पाई हैं? क्योंकि कोर्ट का स्टे है। कहां कहां से स्टे है? कागज निकाले गए सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, अलग अलग भर्तियों में स्टे थे। भाई इस स्थगन आदेश का मतलब क्या है? माननीय न्यायालय की अपेक्षा क्या है, और उन अपेक्षाओं पर क्यों नहीं हमारा भर्ती बोर्ड खरा उतरता है? हमने उसमें कार्रवाई शुरू की। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि आप भर्ती कर सकते हैं।
हमने प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की शुरुआत की कि पता लगा, मैंने कभी भर्ती होंगे तो ये जवान जाएंगे कहां ट्रेनिंग के लिए? कहा साहब ट्रेनिंग सेंटर नहीं। यानी उस समय बताया जा रहा 3,000 भर्ती एक बार में होगी। आप अनुमान करिए कि 3,000 नौजवानों की एक भर्ती की प्रक्रिया होती, फिर 9 महीने की उनकी ट्रेनिंग होती, तो मुझे लगता है कि कई दशक बीत जाते भर्ती होने में। हमने कहा भी नहीं, नियम को ठीक करो, तेजी करो। ट्रेनिंग की क्षमता जो 3,000 थी, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और आपने देखा होगा गत वर्ष हम लोगों ने 60,244 भर्ती की थी, और सभी 60,244 की भर्ती को ट्रेनिंग हमने यूपी पुलिस के ही अपने केंद्रों में ट्रेनिंग भी दी है उनको, और वे ट्रेनिंग लेने के बाद सफलतापूर्वक अब फील्ड में जाकर के अपनी ड्यूटी करना प्रारंभ कर दी है। ये 60,244 जवान यूपी पुलिस के, यूपी के ही केंद्रों में 17 में हमारे पास केवल 3,000 की ट्रेनिंग की क्षमता थी। आज हमारे पास 60,000 ट्रेनिंग की क्षमता मौजूद है। यह है स्पीड। जब हम इस स्पीड के साथ चलेंगे तब परिणाम आएगा। आप जब कोई कदम उठाएंगे आलोचनाएं होंगी, उससे घबराए बगैर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया। पुलिस के जवान जिसके भरोसे हम इतनी बड़ी आबादी को सुरक्षा की गारंटी देना चाहते हैं, उसका स्वयं का ठिकाना नहीं था। टूटे हुए बैरक में रहने के लिए मजबूर होता था। आखिर सर्दी गर्मी बरसात उसके लिए भी तो है, उसके लिए भी तो ये सब समस्याएं हैं, लेकिन नहीं, उसकी सुविधा का ध्यान नहीं होता था। आज आप जाइए, प्रदेश के अंदर 56 जनपद ऐसे हैं जिस जिले के अंदर सबसे जो हाई राइज बिल्डिंग होगी वो पुलिस की बैरक होगी। पुलिस की बैरक, उत्तर प्रदेश पुलिस की बैरक, सबसे ऊंची सबसे बड़ी बिल्डिंग। यानी इसका मतलब यूपी पुलिस आज सबसे टॉप पर चल रही है। 54 जिले बताते हैं कि प्रदेश अब दौड़ रहा है, अब रेंग नहीं रहा है, अब दौड़ रहा है। ट्रेनिंग की क्षमता बढ़ाई गई, पुलिस की भर्तियों का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 17 में हमने जब भर्ती की थी, हमें मिलिट्री से, पैरामिलिट्री से और दूसरे राज्यों से ट्रेनिंग सेंटर हायर करने पड़े थे। हमने उनके केंद्र लिए थे, वहां पे हम लोगों ने ट्रेनिंग करवाई थी। 60,200 की जब यहां भर्ती होनी थी, मेरे सामने फिर ये बात आई कि साहब अब किसी राज्य के पास खाली नहीं है, कहां हम करेंगे? हमने कहा हमारे अपने स्वयं के संसाधन हैं, हमारे अपने केंद्र हैं, यहां पर करो, लेकिन भर्ती हो जरूर। ये जो नौजवान जो दिन रात दौड़ता है, उसके सपनों को उड़ान देने का ये अवसर है और हमें ये करनी चाहिए भर्ती। और मैं धन्यवाद दूंगा कि यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने बहुत अच्छी भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया और वे सभी जवान अब अलग अलग थानों में, अलग अलग जनपदों में अपनी सेवा देने के लिए फील्ड में उतरे हैं। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम ये 1972 से चला रहा था, हिम्मत नहीं ले रहे थे। यूपी पुलिस आईपीएस को आईएएस ऐसा दबाते थे, फाइलों में ऐसा दबा देते थे, वो फाइल एक बार बंद हुई नहीं कि फिर वो कभी खुलती नहीं थी। यानी यमराज भी आ जाए तो आईएएस से फाइल खुलवाना तो कठिन ही हो जाता है, और यही होता था, वो खुलती नहीं थी। फिर वो पता नहीं कहां वो फाइल पड़ी थी। हमने 7 जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू भी करवा दिया। ये पुलिस रिफॉर्म का पार्ट है। जिनको पुलिस रिफॉर्म के बारे में जानकारी नहीं, वह पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम पर उंगली उठाते हैं। जिनको पुलिसिंग की कोई जानकारी नहीं, वे उंगली उठाते हैं। कमिश्नरेट सिस्टम पर वे कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। ये वे लोग हैं जिनको आम नागरिक की सुविधा और उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं। लेकिन यह किया गया।
अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस में फॉरेंसिक लैब 4 थे, 75 जनपद, 25 करोड़ की आबादी, हमने उसको बढ़ाने का काम किया। आज मुझे प्रसन्नता है 12 फॉरेंसिक लैब्स हमारे पास हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के पास अपना फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी है और अब तो हर जनपद में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 6 अन्य ये ग्रेड की लैब भी बन रही हैं। साथ साथ हर जनपद में मोबाइल फॉरेंसिक वैन भी मौजूद हैं। हर जनपद में, बड़े जनपद में 3, छोटे जनपद में 2। अगर ये सब तैयारी पहले से नहीं होती तो 3 नए कानून को हम प्रभावी ढंग से लागू कर ही नहीं पाते। साइबर सिक्योरिटी का एक थाना था यूपी के अंदर, आज हर जिले में सभी 75 जनपदों में साइबर सिक्योरिटी से जो साइबर थाना भी मौजूद है और हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क भी है। बहुत सारे मामले आ रहे हैं इस फील्ड से जुड़े हुए, साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए मामले ढेर सारे हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में समय पे सूचना जो लोग दे देते हैं उनकी रकम बच जाती है, उसको हम कवर कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। ये प्रयास करने से होता है और उत्तर प्रदेश पुलिस ने समय का उपयोग किया, काल चक्र के साथ उस प्रवाह को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उस प्रवाह को अपने साथ लेकर के चली। तो उत्तर प्रदेश पुलिस आज देश के अंदर निखर गई है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस पर कोई उंगली नहीं उठाता, लेकिन काल चक्र की प्रवाह के बगैर जो व्यक्ति अनिर्णय का शिकार होता है वह कटघरे में भी खड़ा होता है और अंततः बिखर जाता है। हमने अपने कार्य पद्धति के माध्यम से जहां पे कार्य दिया जा रहा है, मैंने आपको कहा ना कि आप यूपी पुलिस के स्मार्ट पुलिसिंग की जो परिकल्पना है उसके डिजिटल वॉरियर के रूप में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है और उस भूमिका का हिस्सा बनने के लिए आप सबको अपने आप को तैयार करना है। आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आज सबसे बड़ा चैलेंज है आज के समय में, कोई चीज अब आज के इस युग में किसी से छुपी भी नहीं रहती है। पहले नौकरी के लिए आप बाहर जाते थे, यूपी में तो नौकरी थी नहीं, यूपी के बाहर नौकरी करने के लिए जाते थे, वहां पहचान का संकट अलग था। पहचान आप बोल ही नहीं सकते थे साहब मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, नहीं बोल सकते थे, क्योंकि बोलते तो अगर आप उस योग्य हैं भी तो पहले ही आप उसके लिए इनएलिजिबल हो जाते हैं। और मैं मानता हूं आज आपको अपने ही राज्य में, अपने ही जनपद में नौकरी की संभावना आज आपके लिए मजबूत हुई है। साथ साथ अगर आपको लगता है कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बाहर भी है, वहां भी जाएंगे तो वहां पर आपको अब कोई मना नहीं कर सकता, वहां भी आपके सामने अवसर है। हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया भर्ती आयोगों में, बोर्डों में, उसके परिणाम आए हैं। हमने 9 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण बना है, लाखों नौजवानों को उसके माध्यम से निवेश से और उद्योगों की संख्या, आप सोचो कि यूपी के अंदर कुल 14,000 बड़े कारखाने थे, कुल 14,000, इतनी बड़ी आबादी का राज्य। एमएसएमई लगभग बंद हो गया था। आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 वर्ष में 32,000 से अधिक हुई है। 32,000 बड़े कारखाने स्थापित हुए हैं
लाखों नौजवानों को यहां नौकरी मिली है और 96 लाख एमएसएमई यूनिट में फिर से पुनर्जीवित होकर के रोजगार के नए अवसरों को सृजित किया है। आज यूपी का व्यक्ति यूपी के अंदर कार्य प्राप्त कर सकता है, उसकी रुचि के अनुसार उसे कार्य प्राप्त हो सकता है। प्रयास से होता है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण देने से होता है, बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति को सुरक्षा। अब दंगा नहीं होता है, अब महीनों कर्फ्यू नहीं रहता है। पिछले 9 वर्ष से कर्फ्यू कहीं यूपी में नहीं लगा। अब यूपी में पर्व और त्योहार के पहले लोगों में निराशा और हताशा नहीं आती है। पर्व और त्योहार के पहले एक उत्साह का वातावरण होता है, अपनी खुशियां को लोग बांटते हैं। सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है अगर सुरक्षा का बेहतर वातावरण हो, और सुरक्षा के उस बेहतर वातावरण का ही परिणाम है कि एक बेहतरीन सुरक्षित वातावरण में अर्थव्यवस्था भी उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ती है। हमने पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 3 गुना, प्रति व्यक्ति आय 3 गुना से अधिक बढ़ी है। अब उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति आना चाहता है, हर एक सेक्टर में आना चाहता है, और इस बदले हुए इस परिवेश में आपको कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि आपने बदले हुए उत्तर प्रदेश में दुनिया के सबसे बड़े सिविल पुलिस का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। उसके कंप्यूटर ऑपरेटर में उस यूपी पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग के साथ जोड़ने के साथ ही उसके डिजिटल वॉरियर के रूप में आप अपनी भूमिका का निर्वहन करने जा रहे हैं। आपको इस पूरी प्रक्रिया में, भर्ती की प्रक्रिया में भाग लेने से लेकर के परिणाम आने और आज नियुक्ति पत्र वितरण होने, इसके बाद 6 महीने की ट्रेनिंग के साथ ही जब आप अपने अपने कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए जाएंगे, किसी भी स्तर पर सिफारिश करने की नौबत नहीं आएगी, किसी भी स्तर पर नहीं। मेरिट, हर एक स्तर पर मेरिट देखी जाएगी, उस मेरिट के अनुसार आगे बढ़ने की तैयारी। और ये सभी कार्य हमें स्मूथली आगे बढ़ाने चाहिए। जब किसी भी स्तर पर कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, तो फिर शासन भी आपसे अपेक्षा रखेगा कि उतनी ही ईमानदारी के साथ, उतनी ही गरिमापूर्ण तरीके से आप जिस दायित्व का निर्वहन करेंगे, जो दायित्व आपको सौंपा जाएगा, एक कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में उस दायित्व को भी उतनी ही स्पीड के साथ आपको आगे बढ़ाना है। अनावश्यक पेंडेंसी समाप्त होनी चाहिए, टालने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। अगर हम भी टाले होते पिछली सरकारों की तरह, अरे साहब हो जाएगा ना, ये अगले दिन काम हो जाएगा, अगले दिन के लिए हम भी छोड़े होते तो ये भर्तियां नहीं हो पाती, ये 2.25 लाख अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं हो पाती, अवस्थापना सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया होता, ट्रेनिंग सेंटर इतने बड़ी संख्या में नहीं विकसित हो पाए होते, यूपी पुलिस के द्वारा जो कदम अलग अलग फील्ड में उठाए गए ये सब नहीं हो पाए होते। हर एक क्षेत्र ने कुछ ना कुछ नया किया है और उसके परिणाम आज सामने आए हैं। यूपी अब बेमारू राज्य नहीं है, देश की इकोनॉमी का एक ग्रोथ इंजन बनकर के देश के टॉप 3 इकोनॉमी में यूपी का नाम भी आता है। आज हर एक स्तर पर यूपी को सम्मान मिलता है। तो हम भी उस राज्य के निवासी हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहा है। अब भारत सरकार की कोई भी स्कीम आती है, यूपी नंबर 1 पर अन्यथा नंबर 2 पर रहता है, बॉटम में नहीं रहता है, टॉप में रहता है, टॉप में। और उसी यूपी को उस पहचान दिलाने के लिए आप सबको कार्य करना है अपने अपने फील्ड में रह करके। ये केवल मेरे स्तर पर
मंत्रियों के स्तर पर या जनप्रतिनिधियों के स्तर पर